2008 का वो साल था, इंडिया ने उसी साल सीबी सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया को बेस्ट ऑफ 3 का फाइनल हराकर। और वहाँ पर अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने इंडिया को अंडर 19 का चैंपियन बनाया था साउथ अफ्रीका को हराकर। और उस दिन एक ऐसी शुरुआत हुई थी, एक ऐसी कहानी लिखी गई थी जो आगे चलकर अपने आप में ग्रंथ बन जाएगी, वो हम किसी ने सोचा नहीं था। एक युवा विराट कोहली को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला। अपने पहले वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी बनाकर विराट कोहली ने अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे ग्रैंडेस्ट मैनर में अनाउंस कर दिया। जब सन 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता तो विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर बिठाकर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगवाया। और जब उनसे पोस्ट मैच में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने इस चीज़ का जवाब ये कहकर दिया कि इस इंसान ने 22 साल तक हमारे देश का भार अपने कंधों पे उठाया था, क्या हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट मौके पर इनको ये स्पेशल फील नहीं करवा सकते क्या? साल गुजर चुके हैं, 12 साल बीत गए उस वाकये को, और आज वही खिलाड़ी जिसने एक वक्त पर सचिन तेंदुलकर को कंधे पे उठाया था, आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। 49 शतक ओडीआई क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने स्कोर किए थे, और उनके आसपास भी इस इवेंट में अगर मैं अगर आप फॉर्मेट की बात करोगे, कोई भी नहीं था। और आज विराट कोहली ने आपके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 101 रन की नाबाद पारी खेलकर सचिन रमेश तेंदुलकर के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है, और वो भी महज 277 इनिंग्स के अंदर ही। चेज मास्टर कोहली, किंग कोहली, आपको जो नाम देना आप दीजिए, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली से बड़ा खिलाड़ी ना हुआ है ना आगे चलकर होगा। यहाँ पर जब बात आती है ना कि अगर आपकी टीम को चेस करना है स्कोर और आपकी टीम परेशानी में, तो अगर एक छोर पे विराट कोहली खड़े हैं तो सामने वाले प्रतिद्वंदी को भी पता है कि गेम खत्म नहीं हुआ है, और आपकी टीम के खिलाड़ियों को भी पता है कि आप अभी भी गेम से बाहर नहीं हुए हो। कल टीम इंडिया का सबसे डिफिकल्ट मुकाबला था, और मैं आपको एक चीज़ बहुत ही खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, अगर आपको अभी तक इस टीम के ऊपर भरोसा नहीं हो पाया तो आगे हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि ये टीम जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में खेली है, और खेली नहीं है जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस टीम का वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना लगभग तय है। और अगर ये टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीतती है तो आई थिंक ये डार्केस्ट फेज होगा इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, क्योंकि इस टीम से ज़्यादा कोई और टीम डिजर्व करती भी नहीं है। हम 2003 की ऑस्ट्रेलिया विनिंग टीम की बात करते हैं, उस टीम की जो कहानी थी वो अलग थी, उस टीम का डोमिनेशन अलग था। उस वक्त पर ना पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के बराबर कोई और टीम नहीं थी। न्यूजीलैंड की टीम ओके थी, आप इंग्लैंड की बात करो, इंग्लैंड कभी भी वर्ल्ड कप में आप देखोगे उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करते थे। यहाँ पर आप देखोगे कि पाकिस्तान की टीम में उम्रदराज खिलाड़ी थे जो कि अपने रिटायरमेंट फेज के बहुत ज़्यादा करीब थे, और बाकी बची आपकी साउथ अफ्रीका और बाकी टीमें। और अगर आप इंडिया की भी बात करोगे, इंडिया पहुंची भले ही थी फाइनल में, लेकिन इंडिया कभी भी इस वर्ल्ड कप में एज फेवरेट्स नहीं उतरी थी, क्योंकि हमें उस ज़मीन पर साउथ अफ्रीका जैसी पिचों पर सेना कंट्रीज़ का हमारा जो रिकॉर्ड था वो इतना अच्छा नहीं था कि हमें लोगों ने चांस नहीं दिया था। लेकिन उस 2003 की ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी टीमों को इस कदर बुली नहीं किया था जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप डॉग्स को इंडिया ने इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में बुली किया है। आप इतने अच्छे हो कि सामने वाली टीम, या फिर आप बोलोगे आपके जो राइवल्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैच फिक्स करके इंडिया जीत रही है, या घूसखोरी करके इंडिया जीत रही है, या फिर इंडिया को बीसीसीआई अलग से गेंद दे रहा है कि इनके गेंदबाजों की बॉल इतनी ज़्यादा स्विंग कैसे कर रही है। तो काम ऐसा करो कि 4 लोग आपको जुगाड़ू या फिक्सर बोलने लगे। जीतो ऐसे कि सामने वाले यकीन ही ना कर पाएं कि ऐसी भी क्रिकेट खेली जा सकती है, क्योंकि आज से पहले ना उनकी टीम ने ऐसी क्रिकेट खेलते दिखाई, ना कि बड़ी बड़ी टीमों ने ऐसी क्रिकेट खेलते दिखाई है एक आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के अंदर। इस वर्ल्ड कप में जब हम आ रहे थे ना, तब सबने ये सवाल खड़े किए थे, क्या भारत तैयार है इस वर्ल्ड कप को मेज़बान के तौर पर होस्ट करने के लिए? क्या भारत तैयार है इस वर्ल्ड कप को मेज़बान के तौर पर जीतने के लिए? क्योंकि प्रेशर हम पे था। 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप होस्ट किया था, जब आपने एक बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, उस वर्ल्ड कप को आपने ही जीता था, और उसके बाद से आप 2 लगातार वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में खेलकर हार कर बाहर हो गए थे, और अगले 2 जो वर्ल्ड कप एडिशन थे उसमें भी होस्ट नेशन ही जीते थे। तो यहाँ पर अभी भारत ने 8 के 8 मैच जीत लिए हैं।
सारे वो जर्नलिस्ट जो कि हमें नहीं आंक रहे थे, जो कि हमें चांस नहीं दे रहे थे, अब सबकी बोलती बंद है। वो सारे देश जिन्होंने हमें राइट ऑफ कर दिया था हमारी गेंदबाजी की वजह से, आज वही सारे देश हमारे आगे नतमस्तक हो रहे हैं हमारी गेंदबाजी की वजह से। और इस सब में आपको तारीफ करनी पड़ेगी रोहित शर्मा की कप्तानी की, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की, विराट कोहली की आप बोलोगे सहायता की उस रोहित शर्मा की कप्तानी में, एंड विराट कोहली की बल्लेबाजी की। और सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस इंसान को अभी तक सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलती आई थी, राहुल द्रविड़ को। अब देखो, जब इस वर्ल्ड कप की तैयारी हम कर रहे थे ना, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या राहुल द्रविड़ यहाँ पर हमें वो ट्रॉफी जितवा पाएंगे जिसका हम 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपको दिख रहा था कि आपके फेवर में रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप की बात करो, चाहे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करो, या फिर आप लास्ट ईयर के एशिया कप की बात करो। तो सबके जहन में बस यही सवाल था कि क्या राहुल द्रविड़ एक्चुअल में वो कोच हैं जो कि इंडियन टीम को वहां उस पायदान पर ले जा पाएंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले जब एशिया कप हुआ तो इस इंडियन टीम ने एक होप जगाई कि नहीं, ये इंडियन टीम उतनी कमज़ोर नहीं जितने कमज़ोर आप समझ रहे हो। और फिर जब ये भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में आई तो इसने एक के बाद एक, मैं तुर्रम खां को बोलूँगा, नतमस्तक कर दिया अपने आगे। कल जिस साउथ अफ्रीका टीम से हमारा मुकाबला था, उस साउथ अफ्रीका टीम ने ऑस्ट्रेलिया को धोया, उस साउथ अफ्रीका टीम ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोया, उस साउथ अफ्रीकन टीम ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोया और उनको ऑल आउट भी किया जल्द से जल्द। और इसी साउथ अफ्रीकन टीम के अगेंस्ट एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट विकेट के ऊपर यहाँ पर हमने 326 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसको चेज करते में हमने साउथ अफ्रीका को महज 83 रन के उनके कंबाइंड स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर टीम्स कैसे हमसे बुली हो रही हैं, टीम्स कैसे हमारे आगे घुटने टेक रही हैं। लेकिन हमें बात यहाँ पर करनी पड़ेगी कि इस वक्त पर आपका अगर जो टीम प्लान है वो कितना परफेक्ट चला रहा है हर मैच के हिसाब से, अगर आप देखो। क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की टीम चेस करते में अच्छी नहीं थी। एक डिफिकल्ट विकेट के ऊपर हमने पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया। शुरुआत में विकेट बहुत अच्छा चला, जहां पर आपके रोहित शर्मा ने निकल कर शॉट खेले और आपके शुभमन गिल ने शॉट खेले। हम 10 ओवर में 91 रन पे पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद देखो, मैं भी अपने आप को थोड़ा दोषी ठहराऊंगा क्योंकि मैंने विकेट को मिस जज किया और वहाँ पर मैंने बोला कि विराट कोहली थोड़ा सा वहाँ पर इंटेंट की कमी दिखाते हुए खेल गए, क्योंकि उसी विकेट के ऊपर श्रेयस अय्यर वगैरह ने आकर शॉट्स खेले, आपके सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा ने शॉट खेले। लेकिन फिर विराट कोहली की जो इनिंग्स थी, वो जो मैनेजमेंट की तरफ से उनके पास बीच मैच में एक मैसेज आया था, उसके बाद विराट कोहली ने अलग तरीके से इनिंग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की और फिर वो क्यों ऐसा कर रहे थे वो हमें सेकेंड इनिंग्स में समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो हमने पहले मैच से लेकर इस मैच तक अलग गेंदबाजों को जिम्मेदारी लेते देखा है। जहाँ पर पिछले मैच में आपके मोहम्मद शमी ने पंजा हासिल किया, तो इस मैच में आपके रविंद्र जडेजा ने वो काम कर दिया आकर। अब वो जो शुरुआत के 10 ओवर थे ना, टोन कुछ इस तरह सेट हो गई थी, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया कम से ककम 350 से लेकर 370 तक का टारगेट देगी यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को। लेकिन जिस विकेट पे पार स्कोर ही आपका 260 265 हो, उस विकेट पर 326 बना देना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जो केशव महाराज वाला स्पेल था, वो जिस तरीके से हैंडल किया, उन ओवर्स के बीच में रन्स भले ही कम आए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज था हमारे लिए वो ये था कि हमने विकेट नहीं गंवाए। और उसके बाद जब आपके श्रेयस अय्यर ने हाथ खोलने शुरू किया और उनके ताबे शमशी को टारगेट किया, उनके येंसन को टारगेट किया, वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में काम कर गया। अब देखो, जिस विकेट के ऊपर उनके मार को येंसन की मार लगी, उनके लुंगी इंगीडी की मार लगी, हमने कुछ हद तक उनके रबाडा को भी टारगेट करने की कोशिश की और उसी विकेट के ऊपर आपके यहाँ पर शमशी को भी धोया पकड़ के। सेम विकेट के ऊपर जब हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, वहां पर हमने रन्स बनने नहीं दिए। और देखो, इन सब के बीच में ना, इन विकेट्स की चकाचौंध के बीच में जसप्रीत बुमराह की तारीफ हम करना भूल जाते हैं। बट जो गेंदबाज आकर सबसे पहले सामने वाले बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बनाता है, वो गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। और इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप जसप्रीत बुमराह के परफॉर्मेंस की बात करोगे तो वो लाजवाब रहा है। और ये टीम इंडिया, मैं वापस से बोलूँगा, 2003 की ऑस्ट्रेलियन टीम से भी बेहतर क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, क्योंकि ये इंडियन टीम ना सिर्फ गेम्स जीत रही है बल्कि टीम्स को बर्बाद कर रही है, उनको मेंटल ट्रॉमा दे रही है। और यहाँ पर आप अगर देखोगे जिस लेवल का डोमिनेशन हमने दिखाया ना सिर्फ बल्लेबाजी करते हुए बल्कि गेंदबाजी करते हुए भी, वो काबिल तारीफ है। पहले लोगों ने बोला कि इंडिया एक चेजिंग टीम बेटर है, क्योंकि हमने जितने भी मैच जीते शुरुआत में वो सारे के सारे चेज करते हुए जीते।
फिर हमने कहा चलो ठीक है, इंग्लैंड के अगेंस्ट हम पहले बल्लेबाजी भी करके देख लेते हैं। तो हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले बल्लेबाजी की और हम उस मैच में 229 के स्कोर पर ऑल आउट हो गए और उसके बाद हमने इंग्लैंड को 128 पे ही ऑल आउट कर दिया और वो मैच हम 100 रन से जीत गए। अच्छा, अब यहां पर अगले मैच में जब हम गए ना, लोगों ने बहुत शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्रीलंका हमारे उस बड़े स्कोर के सामने मैच 55 रन पे ऑल आउट हो गई। और अगर आप इंग्लैंड का और श्रीलंका का स्कोर मिला भी दोगे तो भी वो हमारे इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाए गए 229 के स्कोर को पार नहीं कर पाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे गेंदबाज जिस तरह की लय में है, पूरे वर्ल्ड कप में आपने देखा है कि कोई और गेंदबाजी यूनिट इस कदर डोमिनेट नहीं कर पाई किसी भी ओपोनेंट को। यहां पर आपके रविचंद्रन, अगर आप अश्विन की बात करो, पहले मैच में आए, अपना काम बखूबी तौर पे किया। फिर आप यहां पर अगर बात करो हमारे जो मेन बॉलर्स बाद में खेले हैं, यहां पर आप बात करोगे मोहम्मद सिराज डबल फिगर्स में, आपके जसप्रीत बुमराह डबल फिगर्स में, मोहम्मद शमी महज 4 मैचेस में 16 विकेट ले चुके हैं, जहां पर आपने देखा है कि 18 विकेट लेने वाले गेंदबाजों ने 7 मैचेस का अपना टाइम दिया है। उन्हीं गेंदबाजों के बीच में मोहम्मद शमी एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने महज 4 मैचेस में 16 विकेट हासिल किए हैं। अगर आप कुलदीप यादव की बात करोगे वो भी डबल फिगर्स में, अगर आप रविंद्र जडेजा की बात करोगे वो भी डबल फिगर्स में। तो यहाँ पर भारत का हर एक गेंदबाज फायर कर रहा है। भारत की फील्डिंग हम सबको पता है इस मैच पूरे टूर्नामेंट में कितनी शानदार रही। और अगर बात की जाए यहाँ पर भारत के बल्लेबाजों की, तो रोहित शर्मा जहाँ एक परफेक्ट टोन सेट करते देते हैं, वहीं बाद में आने वाले बल्लेबाज हमारे जो हैं उस इनिंग्स को जो रोहित प्रोवाइड करते हैं उसको एक अलग मुकाम देते हैं और इनिंग्स को वहाँ से एक आप स्थिरता की बात करते हो ना, कि स्टेबिलिटी जो होती है मिडिल ओवर्स में, क्योंकि मिडिल ओवर्स में बना पाना रन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बॉल थोड़ा सा स्लो हो जाता है, विकेट थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है। एंड फिर अगर विकेट थोड़ा सा ओल्ड है, बॉल फंस के आ रहा है, तो फिर स्पिनर्स का जो जाल है वो बहुत जल्दी बुनना शुरू हो जाता है। क्योंकि 11वें ओवर में ही केशव महाराज को इंट्रोड्यूस कर दिया था यहाँ पर टेम्बा बवूमा ने, लेकिन जिस तरीके से कल हमारे बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की और उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, अगर ये इंडियन टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी तो शायद मुझे क्रिकेट देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेटबैक मैं फेस नहीं कर सकता। वो सेटबैक के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। एंड मैं सही बताऊँ तो मुझे लग भी नहीं रहा कि हम वर्ल्ड कप हारेंगे। वी हैव टू विन दिस वर्ल्ड कप बिकॉज वी फकिंग डिजर्व टू विन दिस वर्ल्ड कप। देयर हैज़ नेवर बीन अ बेटर टीम देन दिस इंडियन टीम एंड देयर हैज़ नेवर बीन अ बेटर इंडियन टीम देन दिस इंडियन टीम। शायद आने वाली जनरेशन में और इससे भी बेहतर इंडियन टीम आपको देखने को मिले, लेकिन 22 साल हो गए मुझे क्रिकेट देखते हुए, लेकिन मैंने 22 सालों में कभी भी इस कदर का डोमिनेशन हमारी टीम से नहीं देखा है। तो बस मैं तो यही उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि अब आने वाले सेमीफाइनल में, क्योंकि हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है, तो होपफुली हमें उनकी कमी ना खले एंड हम वो मैच आसानी से जीतें एंड फिर फाइनल में हम जाएं और वहाँ पर हम फाइनली 19 तारीख को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर 12 साल के बाद वो जश्न वापस से मनाएं जो हमने 2 अप्रैल 2011 में मनाया था। तो आप लोगों का क्या ख्याल है भाई कल के मैच को लेकर, वो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और क्रिकबेट के ऊपर और ऐसी वीडियोस के लिए मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू क्रिकबेट और आप बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।